कहानी आप कह सकते हैं जैसे रॉकेट की उड़ान जैसी ही है। मतलब बिल्कुल साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक। हम्म। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। हमारे पास उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, उससे जुड़ी कुछ सामग्री है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रेरणादायक यात्रा से वो खास बातें निकालें जो आज भी हमें कुछ सिखाती हैं। सही। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो चिंगारी है जिसने, आप देखिए, लाखों सपनों को पंख दिए हैं। और भारतीय मानस पर तो इसकी एक अलग ही छाप है। वाकई है। तो चलिए इस सामग्री को थोड़ा खोलते हैं। कहानी का सिरा जुड़ता है, जैसा मैंने कहा, दक्षिण भारत के रामेश्वरम से। हाँ, एक छोटा सा द्वीप। हाँ, और परिवार भी बिल्कुल साधारण मुस्लिम परिवार। पिता नाव बनाते थे, स्थानीय मस्जिद की देखरेख करते थे। बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि। और आर्थिक हालात वो भी ऐसे कि युवा कलाम को अपने चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने पड़े, पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए, घर में थोड़ी मदद के लिए। हाँ, ये बात बहुत लोग जानते हैं। लेकिन इन साधारण सी दिखने वाली परिस्थितियों के बीच एक असाधारण जिज्ञासा थी, आसमान के बारे में, उड़ने के बारे में। हाँ, वो बचपन से ही थी। और ये सिर्फ बच्चों वाला कौतुक नहीं था, ये आगे चलकर जुनून बनने वाला था। और यहीं से मतलब उनकी कहानी की नींव पड़ती है ना। ये जो शुरुआती संघर्ष का जिक्र आता है, हाँ। ये सिर्फ कोई इमोशनल एंगल जोड़ने के लिए नहीं है। ये असल में उस दृढ़ता और संकल्प की पहली झलक है जो उनके पूरे जीवन में उनके काम में दिखने वाली थी। अच्छा। आप सोचिए, वो बच्चा जो सुबह सुबह अखबार बांट रहा है, वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, वो शायद अनजाने में ही अनुशासन सीख रहा है, टाइम मैनेजमेंट सीख रहा है, मेहनत का पाठ पढ़ रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो ये पृष्ठभूमि बताती है कि महानता कहीं भी पनप सकती है। उसके लिए कोई खास वर्ग या बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, बस वो इच्छा शक्ति चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही। और वो इच्छा शक्ति वो सपनों से आई थी। उनका वो फेमस कोट है ना, हाँ, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, ये जैसे उनके जीवन का सार हो। बिल्कुल। और इसी बेचैनी ने उन्हें स्कूल के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचाया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। हाँ। हालांकि वो फाइटर पायलट वाला सपना वो कुछ नंबरों से रह गया। हाँ, उसका जिक्र वो करते हैं किताब में। निराशा हुई थी उन्हें। हाँ, पर शायद किस्मत उन्हें कहीं और ले जा रही थी, किसी बड़े मिशन के लिए। और वो मिशन था भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, आईएसआरओ से जुड़ना। हाँ, वो फाइटर पायलट न बन पाने की निराशा से उभरे और आईएसआरओ का रास्ता चुना। ये 60s की बात है। भारत का स्पेस प्रोग्राम तब बिल्कुल शुरुआती दौर में था। हाँ, मतलब संसाधन बहुत कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। विक्रम साराभाई जैसे लोग थे। एक नई उड़ान की तैयारी चल रही थी, कह सकते हैं। और इस तैयारी में डॉक्टर कलाम वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। एक ऐसा रॉकेट बनाना जो भारत के सैटेलाइट को ऑर्बिट में ले जाए, वो भी तब जब दुनिया के कई देश इस तकनीक में बहुत आगे थे और भारत को तो लोग नौसिखिया ही मानते थे। हाँ, दबाव तो जबरदस्त रहा होगा टीम पर। बिल्कुल। और चुनौतियां भी थीं। टेक्नोलॉजी की दिक्कत, बजट की कमी, बाहर से तकनीक मिलना मुश्किल, इन सब के बीच काम करना था। और जो हमें सामग्री मिली है उससे पता चलता है कि SLV-3 का पहला लॉन्च अगस्त 1979 में वो फेल हो गया था। अच्छा, फेल हो गया था। हाँ, रॉकेट उड़ा तो पर कुछ ही देर में बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये बहुत बड़ा झटका था, टीम के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, जो उम्मीद लगाए बैठा था। ओह, और यहीं पे फिर लीडरशिप का टेस्ट होता है ना? बिल्कुल। सुनने में आता है और शायद किताब में भी जिक्र है कि उस विफलता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ। तो जो ISRO चेयरमैन थे, सतीश धवन, उन्होंने फेलियर की जिम्मेदारी खुद ले ली। कहा कि ये मेरी कमी है। जबकि जब सफलता मिली तो उसका क्रेडिट उन्होंने कलाम और उनकी टीम को दिया। वाह, ये होती लीडरशिप। हाँ, और अंदर कलाम ने टीम को बिखरने नहीं दिया। उस फेलियर के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्लेम गेम में नहीं फंसे, फौरन एनालिसिस पर जोर दिया। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, इसे ठीक कैसे करें। उस फेलियर को एक लेसन बनाया। टीम ने 2 गुनी मेहनत की, गलतियों से सीखा और ठीक 1 साल से भी कम समय में, 1 साल से कम में पहुंचा दिया। जबरदस्त, ये तो ऐतिहासिक क्षण रहा होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक। इस एक सफलता ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल कर दिया जो अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। वो स्पेस क्लब, ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं थी,
ये तो पूरे देश के गौरव और आत्मविश्वास की उड़ान थी। हाँ, इसने दुनिया को दिखाया कि भारत भी इस मुश्किल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सकता है। सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, हाँ। तो SLV-3 की सफलता ने ही आगे के जो बड़े रॉकेट प्रोग्राम थे भारत के, जैसे PSLV, GSLV। हाँ, PSLV तो आज भी कितना सफल है। बिल्कुल, PSLV तो आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल्स में गिना जाता है। तो वो जो 1980 में हुआ, वो सिर्फ रोहिणी को ऑर्बिट में भेजना नहीं था। वो एक शुरुआत थी। वो भारत की आने वाली स्पेस एम्बिशंस का लॉन्च पैड तैयार करना था। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई जान फूंक दी, युवाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ खींचा। कमाल है। ISRO की इस कामयाबी के बाद डॉक्टर कलाम का सफर उन्हें एक और अहम जगह ले गया, DRDO। हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यहाँ उनका मिशन शायद और भी मुश्किल था, भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल। और ये वो समय था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक दूसरों पर निर्भर था। तो 1983 में डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम शुरू हुआ, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IGMDP। इसका लक्ष्य सिर्फ एक दो मिसाइलें बनाना नहीं था, बल्कि अलग अलग रेंज की, अलग अलग क्षमता वाली 5 मिसाइलों का एक पूरा परिवार डेवलप करना था। ये बहुत बड़ा विजन था। और इसी विजन को हकीकत बनाने की वजह से उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल। IGMDP के तहत ही वो मिसाइलें बनी जिनके नाम आज हर भारतीय जानता है। पृथ्वी, सतह से सतह, अग्नि, मीडियम से लॉन्ग रेंज, त्रिशूल, आकाश, सतह से हवा में मार करने वाली, और नाग, एंटी टैंक मिसाइल। हाँ, ये 5। और इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये थी कि इन सब के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी शेयर की गई ताकि समय और पैसा दोनों बचे। अच्छा, ये बड़ा स्मार्ट तरीका था। हाँ, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक सोचा समझा इंटीग्रेटेड एफर्ट्स था। और अगर हम स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो इन मिसाइलों ने, खासतौर पर अग्नि और पृथ्वी ने, हाँ। भारत की निवारक क्षमता यानी डिटरेंस कैपेबिलिटी को बनाने में बहुत अहम रोल निभाया। निवारक क्षमता, ये शब्द थोड़ा समझाइए। इसका मतलब क्या है भारत जैसे देश के लिए? जरूर। देखिए, निवारक क्षमता सीधा मतलब है कि आपके पास इतनी ताकत हो, जवाबी कार्रवाई की इतनी क्षमता हो कि कोई दुश्मन आप पर हमला करने से पहले सोचे। अच्छा, मतलब डरे। हाँ, उसे पता हो कि हमला किया तो उसे भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम थीं, हालांकि भारत की पॉलिसी है कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज। हाँ, नो फर्स्ट यूज। तो इन मिसाइलों ने भारत को वो स्ट्रेटेजिक बढ़त दी। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये एक तरह से शांति बनाए रखने के भी उपकरण बन गए। अच्छा। क्योंकि ये युद्ध की संभावना को कम करते थे। अच्छा, मतलब ये एक तरह से सुरक्षा की गारंटी बन गए। हाँ, और इन्होंने भारत को अपनी सुरक्षा के फैसले लेने में ज्यादा आजादी दी, आत्मनिर्भर बनाया। तो ये मिसाइलें सिर्फ लोहा और टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई। लेकिन जैसा कि ये सामग्री हमें बताती है, डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ इन मशीनों की नहीं। बिल्कुल नहीं। विंग्स ऑफ फायर में साइंस और टेक के साथ साथ इंसानियत, संघर्ष, टीम वर्क, लीडरशिप, इसके कितने ही किस्से हैं। सही कहा। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि जो बड़ी साइंटिफिक परियोजनाएं होती हैं, वो सिर्फ कुछ जीनियस वैज्ञानिकों का काम नहीं होती। वो हजारों लोगों के मिले जुले प्रयास, उनके पसीने, उनकी लगन का नतीजा होती हैं। और डॉक्टर कलाम की सफलता का एक बड़ा राज ये भी था कि वो टीम बनाना जानते थे और उसे प्रेरित करना जानते थे। हाँ, वो लीडर थे। वो सिर्फ मैनेजर नहीं थे, वो एक लीडर थे जो अपनी टीम के साथ खड़ा रहता है, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर। और फेलियर का जिक्र फिर आ गया। SLV-3 वाली बात तो हमने की। क्या किताब में ऐसे और भी उदाहरण हैं जहां फेलियर को एक मौके की तरह देखा गया? हाँ, कई जगह। किताब का एक तरह से मूल भाव ये है कि फेलियर जो है वो प्रोसेस का हिस्सा है। डॉक्टर कलाम मानते थे कि अगर आप कुछ बड़ा और नया करने की कोशिश करेंगे तो फेल होंगे ही। जरूरी ये नहीं कि आप गिरें, जरूरी ये है कि गिरने के बाद उठे कैसे। हाँ। उनका वो फेमस कोट भी है, अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश। हाँ, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक नजरिया है। ये नजरिया तो कमाल का है। मतलब फेलियर से डरने के बजाय उसे सीखने का मौका मानना। बिल्कुल। और ये सिर्फ साइंस या इंजीनियरिंग की बात नहीं है।
जिंदगी के हर पहलू में, बिजनेस हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो या हमारे अपने रिश्ते हो, हमें झटके लगते हैं, हम नाकाम होते हैं। हाँ बिल्कुल। कलाम साहब की जिंदगी यही सिखाती है कि इन नाकामियों को अंत मानकर रुकना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमें एनालाइज करना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए, शायद बेहतर तरीके से। ये हमें एक ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाता है कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी छोटी बड़ी नाकामियों में वाकई सीखने का कोई अवसर ढूंढते हैं या बस निराश होकर बैठ जाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। और शायद इसी से जुड़ा है उनका एक और दमदार मैसेज, कड़ी मेहनत का। हाँ, अथक परिश्रम। क्योंकि सफलता सिर्फ पॉजिटिव सोचने या फेलियर से सीखने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत भी चाहिए। उनका वो कहना कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। ये जलना सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं है, ये मेंटल डिवोशन है, इंटेलेक्चुअल मेहनत है और अपने लक्ष्य के प्रति जबरदस्त फोकस। डॉक्टर कलाम के बारे में किस्से हैं कि वो घंटों काम करते थे, अक्सर आधी रात तक लैब में या ऑफिस में रहते थे। ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये उस मिशन के लिए कमिटमेंट था जिससे वो जी रहे थे। हाँ। ये इस बात को दिखाता है कि बड़े सपनों की कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, समय के रूप में, आराम के रूप में, शायद पर्सनल लाइफ के कुछ हिस्सों के रूप में भी। तो ये सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, उन सपनों को सच करने के लिए जरूरी कीमत चुकाने की भी बात है। ये मैसेज आज के युवाओं के लिए कितना जरूरी है जो अक्सर इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं? बहुत ज्यादा जरूरी। डॉक्टर कलाम का जीवन दिखाता है कि सफलता एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। इसमें धैर्य चाहिए, लगन चाहिए और लगातार सीखते रहने की आदत चाहिए। वो खुद भी तो हमेशा सीखते रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका पढ़ाना, युवाओं से मिलना जुलना, वो सब जारी रहा। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने लक्ष्यों के लिए उतना डिवोशन दिखाने को तैयार हैं जितना असल में उन्हें पाने के लिए चाहिए, या हम बस शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, विंग्स ऑफ फायर और डॉक्टर कलाम की जिंदगी से मिले संदेशों का सार निकालें, तो क्या कहेंगे? निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ ये है कि इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, अगर सपनों में उड़ान भरने का हौसला है, गिरने के बाद उठने का जज्बा है और अपने लक्ष्य के लिए वो जलने वाली लगन है, तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। सही। ये कहानी है दृढ़ता की, प्रेरणा की, असफलताओं को सीढ़ी बनाने की कला की, और सबसे बड़ी बात, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने साइंस को इंसानियत से जोड़ा और पूरे देश को एक नया आत्मविश्वास दिया। सचमुच एक ऐसी कहानी जो सरहदों को तोड़ती है। आज की इस चर्चा में हमने डॉक्टर कलाम की यात्रा के जरिए न सिर्फ उनकी वैज्ञानिक कामयाबियों को समझा, बल्कि उनके जीवन का जो फलसफा था, प्रेरणा, वो दृढ़ संकल्प, राष्ट्रीय गौरव की भावना और सपनों की वो कभी न मरने वाली ताकत, उसे भी महसूस किया। हाँ। उनका जीवन ये दिखाता है कि एक अकेले इंसान का जुनून और समर्पण कैसे पूरे देश की सोच बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। और जाते जाते एक आखिरी विचार जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ जरूर। डॉक्टर कलाम ने कई मिसाइलें बनाई, पर शायद उनकी सबसे शक्तिशाली और सबसे टिकाऊ मिसाइल वो विचार था, वो विश्वास था जो उन्होंने करोड़ों भारतीयों के मन में जगाया। कौन सा विचार? कि आप कहीं से भी हों, किसी भी पृष्ठभूमि से हों, आप बड़े सपने देख सकते हैं, आप सितारों तक पहुंच सकते हैं और आप अपने देश की कहानी में एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। उनका पूरा जीवन इसी विचार का एक जीता जागता सबूत था। क्या खूब कहा, वाकई। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये हर उस भारतीय की कहानी है जो उड़ने का सपना देखता है। इसी उम्मीद और प्रेरणा के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, हौसलों की उड़ान के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं होती।